नमस्कार। अर्थशास्त्र में आज करेंगे कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से संबंधित धारणाएं। पाठ 6 कक्षा +2 भाग 2। उत्पादन की धारणाएं 3 होती हैं: कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद। कुल उत्पाद जिसे टोटल प्रोडक्शन से कहते हैं, इसे हम टीपी के द्वारा शो कर सकते हैं। टीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्शन। एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। यानी कि हम, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है कुल उत्पाद तालिका, यहाँ पर भूमि को लिया गया है जो कि एक स्थिर साधन है, जबकि श्रम को लिया गया है, ये एक परिवर्तनशील साधन है। जैसे ही हम एक इकाई का प्रयोग करते हैं तो दो वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है। इसी के साथ ही दूसरा श्रमिक और लगाने पर जो उत्पादन हो रहा है, यानी कि अब दोनों ने मिलकर के जो उत्पादन किया है वो 5 किया है। इसी तरीके से तीसरा लगाने पर उत्पादन जो है वो 9 हो गया है, यानी कि इन तीनों मजदूरों ने मिलकर के कुल उत्पादन जो है वो 9 कर दिया। और इस तरीके से जैसे जैसे उत्पादन हम करते जाएंगे, कुल उत्पादन में विभिन्न तरीके से परिवर्तन होता जाएगा। जैसे शुरू में बढ़ रहा है, उसके बाद बराबर हो रहा है, फिर कम होना शुरू हो जाता है। टीपी का जो फार्मूला है उसका निकालने का सूत्र है सुमेशन ऑफ एमपी। एमपी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्शन। ये हम आगे जब करेंगे तो किस तरीके से, यानी कि यदि हमारे पास एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्शन का मूल्य दिया गया है, तो हम टीपी निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल प्रोडक्शन का अनुमान लगा सकते हैं। अथवा फिर दूसरा जो फार्मूला होता है टीपी निकालने का, वो होता है एपी गुना क्यू। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपके पास एपी दी गई है, एवरेज प्रोडक्शन, ए से एवरेज, पी से प्रोडक्शन, यानी कि अगर एवरेज प्रोडक्शन आपको दी गई है तो भी आप टीपी का अनुमान लगा सकते हैं। यानी कि टीपी का अनुमान जो है वो आप एमपी से भी लगा सकते हैं और एपी से भी लगा सकते हैं। क्यू जो यहाँ पर है, यहाँ पर उत्पादन के साधन को ये शो कर रहा है। दूसरा हमारा है सीमांत उत्पादन, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब ये हो गया कि कारक की जो भी एक इकाई है उसका कम या अधिक प्रयोग करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है TPN माइनस TPN माइनस 1, या फिर डेल्टा TP बटा डेल्टा क्यू। इसे हम एक तालिका से समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भूमि को लिया गया है जो कि स्थिर साधन है, और इसके साथ ही इस स्थिर साधन के साथ हमने श्रम की इकाइयों को जैसे जैसे लगाएंगे तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले एक इकाई का हमने प्रयोग किया तो कुल उत्पादन 2 हो रहा है, तो सीमांत उत्पादन भी 2 होगा, या आप कहीं पर देखेंगे तो कहीं डैश लगा होता है। जैसे ही हमने एक इकाई को बढ़ा दिया तो आप यहाँ देखेंगे एक इकाई को कम या अधिक करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है, तो जैसे ही हमने एक इकाई को और बढ़ाया, 1 से 2 किया, तो कुल उत्पादन कितना हो गया? 5। तो अंतर कितना आया इसमें? यानी कि पहले 2 था, 5 हो गया, तो इसका मतलब 5 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारे सामने कितना बच गया? 3। यानी कि एक श्रमिक के बढ़ाने से 2 करने पर 3 इकाइयों का फर्क आ गया। अब 2 से जैसे हमने 3 किया, कुल उत्पादन आप यहाँ देख सकते हैं कि आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कुल उत्पादन 9 है। तो अब जो हमारे पास कुल उत्पादन है, हमारा सीमांत उत्पादन है, वो किस तरीके से हो जाएगा? आप देख पाएंगे कि पहले 5 था और अब 9 हो गया, तो डिफरेंस कितना हो गया? 4। यानी कि 2 से तीसरी इकाई, एक इकाई में और परिवर्तन करने से कुल उत्पादन 5 से 9 हुआ, और ये अंतर जो है वो 4 है। तो सीमांत, इस तरीके से हम सीमांत उत्पादन जो है निकालते जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे ही हमने तीसरी इकाई लगाई तो जो 9 है वो हमारे लिए TPN है।
यानी कि TPN कितना हुआ 9, और TPN-1 का मतलब हुआ 5, यानी कि ये हमारे लिए 5 हो गया, और ये इक्वल कितना आ गया हमारे लिए 4 आ गया। और जैसे हम तीसरी से चौथी इकाई लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, जैसे तीसरी से चौथी इकाई लगाएंगे तो यहाँ पर उत्पादन कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो अब चौथी इकाई लगाने से 11 हुआ तो ये TPN जो होगा वो हमारे लिए 11 हो जाएगा। TPN-1 जो हो जाएगा वो 11 से पहले वाली इकाई हो जाएगी, -9 बराबर 2 हो जाएगा। तो ये सीमांत उत्पादन हमारा इस तरीके से 2 आ जाएगा। डेल्टा TP का मतलब क्या है कि TP जो डेल्टा TP का मतलब होता है हमारी नई प्रोडक्शन, यानी कि नया उत्पादन, और उसके बाद होता है हमारा प्रारंभिक उत्पादन। नया उत्पादन का मतलब, और दोनों नए उत्पादन में से प्रारंभिक उत्पादन को अगर घटा देंगे तो डेल्टा TP आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नया साधन और प्रारंभिक साधन, इन दोनों का अंतर अगर हम कर देंगे तो हमारे पास डेल्टा Q आ जाएगा। अब आप देखिए, सबसे हम लेते हैं 2 से 3। तो अब 2 से 3 है तो 3 तो क्या हो गया, नया हो गया हमारे लिए, और प्रारंभिक क्या हो गया 2, तो 3 में से 2 गए 1। और अब ये देखिए 5 से 9 हुआ तो 9 हमारे लिए हो गया नया, प्रारंभिक क्या हो गया 5, यानी कि जो इससे पहले वाली इकाई ये हो गई, ये हो गया 4। तो डेल्टा P कितना हुआ 4, और डेल्टा Q कितना हुआ 1। 4 को 1 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो एक ये फार्मूला है, इस तरीके से भी हम इसमें इसको निकाल सकते हैं। MP जो है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ धनात्मक है, यहाँ शून्य, और यहाँ -1 है। इसके बाद है औसत उत्पाद, जिसका हम AP कहते हैं, एवरेज प्रोडक्शन, जिसका अर्थ होता है प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहते हैं। यानी कि कुल उत्पाद को यदि उत्पादन की मात्रा से हम भाग दे देते हैं तो उसके उपरांत जो उत्पाद प्राप्त होता है हम उसे औसत उत्पाद कहते हैं। यानी कि AP इज TP बटा Q, टोटल प्रोडक्शन और Q, यानी कि AP का अनुमान टोटल प्रोडक्शन से हम लगा सकते हैं। जैसे एक श्रमिक कुल उत्पादन 2, तो औसत उत्पादन क्या हो जाएगा, TP कितना है 2, 2 को भाग दे देंगे 1 से और ये 2 हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरी इकाई को लगाने से कुल उत्पादन कितना है 5, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 बटा 2, यानी कि 2.5, ये 2.5 है। और इस तरीके से हम औसत उत्पादन लगा सकते हैं। ये ध्यान रहे कि औसत उत्पादन हमेशा धनात्मक होता है, यह ऋणात्मक या शून्य नहीं होता। इसके बाद हमारा है TP, MP और AP में संबंध क्या है। यहाँ पर एक सामूहिक तीनों के लिए तालिका दी गई है, जहाँ पर श्रमिक लिया गया है 0, 1, 2, 3। यहाँ कुल उत्पाद की मात्रा को दर्शाया गया है। फिर इसके बाद औसत उत्पाद निकाला है, उसके बाद औसत सीमांत उत्पाद निकाला है। यानी कि हमने तीनों को एक साथ दिखाया है। और आप यहाँ देख पाएंगे कि इस बिंदु तक कुल उत्पादन जो बढ़ रहा है ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है। बढ़ती दर से बढ़ने का अभिप्राय ये हुआ कि आप यहाँ पर देखिए कि एक उत्पादन है वो 6 इकाइयों का उत्पादन कर रहा है। जैसे ही दूसरी इकाई का हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ उत्पादन 20 हो जाएगा। यानी कि परिवर्तन कितना हुआ, इनमें 14 का परिवर्तन हुआ। यानी कि दूसरी इकाई लगाने से 14 इकाइयाँ जो है उनमें बढ़ोतरी हुई। इसी तरीके से तीसरी इकाई लगाने से क्या होगा कि तीसरी इकाई लगाने से उत्पादन 48 हो रहा है, जो कि पहले वाले की तुलना में 28 ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद आप देख पाएंगे चौथी इकाई को लगाएंगे तो कुल उत्पादन कितना हुआ 72, और
इसको जब हम अंतर करेंगे 72 में से 48 घटाएंगे तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा, जो कि इस 28 से क्या है, कम। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इन तीनों इकाइयों तक, यानी कि जो 48 तक है, यहाँ उत्पादन है बढ़ रहा है। उत्पादन देखिए आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ तक जो उत्पादन बढ़ रहा है ये बढ़ती दर से बढ़ रहा है, यानी कि सीमांत उत्पादन बढ़ती ही जा रही है। और 28 के बाद 24, फिर 8, 4, फिर 0, फिर 1 कम होती जा रही है। तो आप यहाँ देखेंगे कि इस संख्या तक जो है उत्पादन जो है वो बढ़ता जा रहा है और उसके बाद उत्पादन कम होना शुरू हुआ है। तो जब उत्पादन में बढ़ते दर से वृद्धि हो रही है या सीमांत उत्पादन जब बढ़ रहा होता है तो उस समय हम ये कहेंगे कि टीपी में बढ़ते दर से वृद्धि हो रही है। और इस स्थिति में आप देखेंगे कि एमपी भी बढ़ रहा है और इसके साथ साथ औसत उत्पाद जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पे कि इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि टीपी यहाँ से लेकर के इस दौरान जो उत्पादन है वो बढ़ रहा है, लेकिन उत्पादन में वृद्धि जो है वो बढ़ते दर से न होकर के घट रही है। परंतु ये जो टॉप है आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो मैक्सिमम है ये टीपी का अधिकतम है। जब टीपी आप इसमें से देखेंगे, टीपी सबसे अधिकतम कब है, 84। जब टीपी अधिकतम है तो आप देखेंगे कि सीमांत उत्पादन है वो शून्य होगा। तो इस स्थिति में आप ये देखिए, इस लाइन से जब आप देखेंगे तो टीपी बिल्कुल आपको शून्य दिखाई दे रहा है। अब इस पॉइंट से आगे, यानी कि इस पॉइंट से ऊपर की तरफ जो भी एमपी है वो प्लस है। और जैसे ही आप देखेंगे कि हम अगली इकाई 7 से 8 लगाएंगे और उत्पादन जो है वो 84 से 80 हो गया तो सीमांत उत्पादन -4 हो जाएगा, यानी कि एमपी वक्र जो है वो ओ एक्स के नीचे की तरफ शो हो जाएगा। इस तरीके से हम ये चाहेंगे कि एमपी को हम देखें कि किस समय तक वो बढ़ रही है, उसके बाद वो कम हो रही है, फिर शून्य हो रही है, उसके बाद ऋणात्मक हो रही है। परंतु औसत उत्पादन को आप देखेंगे तो ये धनात्मक है। यही कारण है कि एपी वक्र जो है वो ओ एक्स को नहीं काट रहा और न ही ओ एक्स को छू रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर एपी ओ एक्स को छूता है तो इसका अर्थ ये होता है कि एक मजदूर को लगाने से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, परंतु ऐसा नहीं होता। इसके बाद हम एमपी और टीपी में संबंध स्थापित करेंगे। हम तालिका में देख पाएंगे कि जब एमपी बढ़ रहा है तब टीपी भी बढ़ती दर से बढ़ रहा है, और जब एमपी घट रहा है तो टीपी भी घटते दर से बढ़ रहा है। यानी कि एमपी अगर बढ़ रहा है तो टीपी में बढ़ते दर से वृद्धि हो रही है, एमपी यदि घट रहा है तो टीपी में घटते दर से वृद्धि हो रही है, और एमपी यदि 0 है तो फिर टीपी अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन जो है बार बार आता है कि जब एमपी 0 होता है तो टीपी अधिकतम होता है अथवा नहीं, या ऑप्शन में आ जाता है कि टीपी होता है न्यूनतम, अधिकतम, बराबर या इनमें से कोई नहीं। या ये क्वेश्चन दूसरी तरफ से आ जाता है कि जब टीपी अधिकतम होता है तो एमपी होती है +1, -1, 0 या इनमें से कोई नहीं। इसी तरीके से एमपी जो होता है यदि ऋणात्मक है तो टीपी गिरना शुरू हो जाएगा। यानी कि ध्यान रखिए कि अगर एमपी ऋणात्मक है तो इसका मतलब टीपी जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, जैसे ही टीपी 84 से 80 आया ये ऋणात्मक होना शुरू हो गया। या जब हम ये कहें इसको कि जब एमपी जब ऋणात्मक होगा तो एमपी जो है वो गिरना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से एमपी को हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं और टीपी को हम सुमेशन एमपी करके निकाल सकते हैं, यानी कि एमपी का जोड़ जो होगा वो हम निकाल सकते हैं। यानी कि हम
एमपी है वो टीपी की सहायता से निकाल सकते हैं और टीपी है वो एमपी की सहायता से निकाल सकते हैं। इसको हम इस तरीके से देखेंगे कि आप देखिए, जैसे 6, ये हमारा 6 का 6 आ गया। 6 और 14 को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, 20 हो जाएगा। इसी तरीके से 20 यानी कि फिर हम 6 को, 14 को और 28 को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 48 आ जाएगा। इसके बाद हम इन सभी को जोड़ देंगे यहाँ 24 से लेकर के, तो ये 72 हो जाएगा। यानी कि इसका जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास टीपी आ जाएगा। और इसी तरीके से टीपी की सहायता से हम एमपी का भी अनुमान लगा लेते हैं। जैसे 6, फिर इसके बाद 20 इकाई होगी तो 20 में से 6 गए, ये 14 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम दोनों ही एक दूसरे का अनुमान लगा सकते हैं। इसी तरीके से एपी और एमपी में संबंध, एपी और एमपी दोनों का अनुमान टीपी के द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे एपी निकालने के लिए टीपी बटा क्यू ये फार्मूला यूज करेंगे और एमपी निकालने के लिए टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। जब औसत उत्पाद बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ती है, परंतु ध्यान रखें कि जो सीमांत उत्पादन है वो औसत उत्पादन के से तेजी के साथ बढ़ती है। यानी कि जब औसत उत्पाद बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है, परंतु एमपी जो बढ़ता है वो औसत उत्पाद की तुलना में बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। और इसी तरीके से जब औसत उत्पाद घटता है तो सीमांत उत्पादन भी घटता है, परंतु एमपी जो होता है वो घटता है तब भी तेजी के साथ घटता है और बढ़ता है तो भी तेजी के साथ ही बढ़ता है। जब औसत उत्पाद अधिकतम है, स्थिर होता है, या अधिकतम है या स्थिर होता है, तो एमपी और एमपी एक दूसरे के बराबर होते हैं। एमपी जो होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन एपी जो है वो हमेशा धनात्मक होता है।